चौथे प्रश्न पर आते हैं साहब। चौथे प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो आप यार, अरे कहाँ चला गया। हाँ भाई, इसमें दे रखा है कि n में, n का मतलब यहाँ पर है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, a संक्रिया b, a तथा b का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, परिभाषित है। लघुत्तम समावर्त्य तो जानते हो ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए समूह का पूरी पूरी बार भाग जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या क्या बताना है अपने को, पहली चीज 5 संक्रिया 7 का मान बताना है, 20 संक्रिया 16 का मान बताना। ठीक है साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाँ भाई, क्या बताना है अपने को, 5 संक्रिया 7। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखना जरा। दिया है साहब ए संक्रिया बी, ये है ए तथा बी का एलसीएम। इतनी अंग्रेजी चल जाएगी ना बेटा। लघुत्तम समावर्त्य को क्या लिख रहे हैं, एलसीएम। ठीक, अब यहां पर पहले पूछ रहा है वो कि 5 संक्रिया 7, तो ये आया 5 संक्रिया 7। अब 5 तथा 7 का एलसीएम क्या होगा मेरे लाल, 5 तथा 7 का एलसीएम होगा कितना, 35। 5 और 7 का एलसीएम क्या हुआ बेटा, 35, क्योंकि 35 में 5 का भाग भी जाएगा और 7 का भाग भी जाएगा। ठीक, और ये 35 जो है ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है साहब। इसी प्रकार इसमें दूसरा भी दे रखा है, ये तो पहले का ए और बी। देखो बी में क्या दे रखा है बेटा, ये है अपने पास में 20 संक्रिया 16। अब साहब यहां पर 20 तथा 16 का एलसीएम। अब कई बालक तो भूल गए होंगे, क्योंकि एलसीएम निकालना ही भूल गए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप एलसीएम जब आपने सीखा था, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, ठीक है, तब सीखा था साहब। कैसे निकालते थे बेटा, देखो आप ऐसे लिखते थे, यहाँ लिखा 20 और ये लिखा 16। सबसे पहले 2 से भाग लगाते थे, ये आ गया 10 और ये आ गया अपने पास में 8। फिर 2 का भाग लगाते थे, तो यहाँ आ गया 5 और ये आ गया 4। फिर 2 का भाग लगाते थे, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 2। फिर 2 का भाग लगाया, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ आ गया 1। फिर 5 का भाग लगाया, ये आ गया 1। फिर इन सब का गुणा करते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, इसका एलसीएम आ गया 80। ये आ गया साहब। ठीक है, तो अपना इसका पहला सवाल जो है वो कंप्लीट। ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। तो उसकी जांच करने गए साहब कि क्रम विनिमय है कि नहीं है। हाँ भाई, दूसरे में क्या कह रहा है वो कि साहब ए संक्रिया बी, ए तथा बी का एलसीएम, यही है। और अपने को ये जांच करनी है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। अब क्रम विनिमयता के लिए क्या होता है साहब, ए संक्रिया बी बराबर होनी चाहिए बी संक्रिया ए के। तो उसके लिए अपन क्या काम करें साहब, क्रम विनिमयता। हाँ भाई, यहां से ए और बी 2 अवयव लिए, कहां से, समुच्चय n से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। अब साहब ए और संक्रिया बी, ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है, तो बेटा ए तथा बी का एलसीएम, जैसे अभी अपन ने निकाला 5 और 7 का एलसीएम क्या आया था, 35। तो 7 और 5 का एलसीएम भी क्या आएगा, 35।
भाई एलसीएम ऐसे अवयव बदलने पर थोड़ी ना बदलेगा। तो यहाँ पर आएगा बी तथा ए का एलसीएम, ये भी सेम आएगा। तो इसका मतलब ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संक्रिया है ये द्वि आधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। अब बात करते हैं अपन साहचर्य की। तीसरे में क्या कह रहा है ये कि क्या ये संक्रिया साहचर्य है। साहचर्य में क्या देखते हैं, ए संक्रिया कोष्टक में बी संक्रिया सी बराबर होना चाहिए कोष्टक में ए संक्रिया बी और संक्रिया सी के। तो यहां पर तीसरे में देखो साहब, तीसरा क्या है साहब, साहचर्यता लिख दो साहब, इसकी जांच करा ना साहचर्यता। यहाँ पर ए बी और सी ये विद्यमान है कहां पर, समुच्चय एन में। कहां पर विद्यमान है बेटा, समुच्चय एन में। अब अपन क्या काम कर रहे हैं कि ए संक्रिया और साहब बी संक्रिया सी, सबसे पहले ए संक्रिया और बी तथा सी का एलसीएम, यह आ गया साहब। अपन इसको मान लेते हैं कि माना वो डी है, ठीक है, वो क्या है डी। तो अब अपने पास में ए और डी का एलसीएम, ए तथा डी का एलसीएम, ए तथा डी का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या आएगी जिसमें ए का भी भाग जाए, बी का भी जाए और सी का भी जाए। अब इसी प्रकार से अगर ए संक्रिया बी और संक्रिया सी यह आता है तो ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम ये हो गया, ठीक है। और यहां पर आए अपने पास में संक्रिया सी, इसको मान लिया अपन ने x, तो ये आएगा अपने पास में x तथा c का एलसीएम। तो इसका मतलब भी यह है कि यहाँ जो संख्या आएगी उसमें a का भी भाग जाएगा, b का भी भाग जाएगा और c का भी भाग जाएगा, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर। इसलिए a संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर होगा ए संक्रिया बी और संक्रिया सी के। ये अब जब ये बराबर है तो अपन कहेंगे कि साहब जो संक्रिया है ये द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। क्यों? क्योंकि साहब ये दोनों बराबर है। अब बात आती है अपने पास में, तीन हो गए, चौथे नंबर पे क्या दे रखा था देखें भाई, यह है इसमें तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं चौथे भाग को, क्या है वो, तत्समक अवयव है कि नहीं है और है तो कौन है। तो यहाँ पर है अपन, पहली बात चौथे नंबर का है ये भाग, तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया था बेटा, ये दिया है अपने को कि ए संक्रिया बी बराबर है ए तथा बी का एलसीएम, है ना। ये तो प्रश्न है अपने पास में। अब अपन बात करें तत्समक अवयव की, तो यहाँ पर लिखा मैंने तत्समक अवयव, इसकी बात करनी है साहब, इसकी जांच करनी है कि है कि नहीं है और है तो कौन सा है। मान लिया अपन ने, माना तत्समक अवयव क्या है, अवयव ई है, अवयव बराबर ये मान लिया साहब। अब तत्समक अवयव,
क्या होता है बेटा तत्समक अवयव? जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले। जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले, उसको कहते हैं अपन तत्समक अवयव। तो परिभाषा क्या कहती है बेटा? परिभाषा से परिभाषा ये कहती है कि साहब ए संक्रिया ई बराबर क्या मिले? ए। कि ए और ई में अगर संक्रिया कराते हो तो अपने को क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। सॉरी, ए और ई में संक्रिया कराते हो तो क्या मिलना चाहिए अपने को? ए मिलना चाहिए। अब साहब यहां पर ए तथा ई का एलसीएम क्या आएगा बेटा? या ए। अब ऐसा कौन सा अवयव है जिसका किसी अवयव के साथ एलसीएम लिया जाए तो वही अवयव हो? तो देखो आप 1 और 5 का एलसीएम लो तो क्या आएगा अपने पास? 5। 1 और 7 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 7। 1 और 3 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 3। 1 और 15 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 15। मतलब 1 का किसी के साथ भी एलसीएम लो तो अपने को वही अवयव प्राप्त होगा। इसका मतलब इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है? इस संक्रिया का तत्समक अवयव है संक्रिया का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है बेटा? ध्यान दें, ई बराबर 1 है। क्यों? 1 का किसी के साथ भी आप एलसीएम लो तो अपने को क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, ये तत्समक अवयव की कहानी भी खत्म होगी। 5वें नंबर पे ये कह रहे हैं अपने से कि साहब इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो साहब, कि क्या इसका प्रतिलोम अवयव है? वो भी देखते हैं साहब, प्रतिलोम अवयव है कि नहीं है, ये बात की जांच करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखें भाई यहां पर 5वें नंबर पर, ठीक है, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन प्रतिलोम अवयव की। अब प्रतिलोम अवयव क्या है साहब? मान लिया अपन ने, माना प्रतिलोम अवयव कोई नाम रख देते हैं इसका, अवयव बराबर x रख लिया सर। प्रतिलोम अवयव क्या मान लिया अपन ने? x। अब परिभाषा ये कहती है कि अपना जो अवयव है और प्रतिलोम अवयव जो है इसके बीच में अगर संक्रिया कराई जाए तो अपने को तत्समक अवयव प्राप्त हो। परिभाषा क्या कहती है बेटा? परिभाषा क्या कहती है कि ये संक्रिया और ये प्रतिलोम अगर ये कराया जाए तो अपने को तत्समक अवयव प्राप्त हो। ये तत्समक अवयव अपन ने क्या मान रखा है? ई। मतलब ये है कि ए तो अपना अवयव है और x जो अपन ने प्रतिलोम मान रखा है, a और x में अगर आप संक्रिया कराओ तो अपने को तत्समक अवयव प्राप्त हो, ये बताना है साहब। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? a तथा x का एलसीएम, a तथा x का एलसीएम, e का मान क्या है इसमें? तत्समक अवयव क्या है बेटा? 1। अब आप ये देखो कि दो संख्याओं का एलसीएम 1 कब आएगा? तो बेटा यह तभी संभव है जब a और x दोनों का मान 1 हो, इसके अलावा कभी संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब a बराबर x बराबर 1 हो, और किसी स्थिति में ये संभव नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। संक्रिया में जो है संक्रिया का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये है अपने पास में 5वां प्रश्न। ये कह रहा है 1 2 3 4 5 ए संक्रिया बी, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित
संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। अपने को ये बताना है कि ये संक्रिया जो है ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। बड़ा पप्पू टाइप प्रश्न है साहब, है ना। ये तो पहले आना चाहिए, 5वें नंबर पे दे दिया इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, अपने को तो भैया हल ज्ञात करना है। तो देखें साहब, दिया है गणित 3 ही बातों पर आधारित होती है बेटा। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है, ये है साहब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब साहब संक्रिया दे रखी है, ए संक्रिया बी, ये है साहब ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, यह है साहब ए तथा बी का एलसीएम। अब अपने को ये बताना है कि ये जो संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। क्या बेटा, ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। अब द्विआधारी संक्रिया की जांच कैसे करते हैं कि साहब एक अवयव लिया अपन ने समुच्चय ए से, दूसरा अवयव लिया अपन ने समुच्चय ए से, दोनों के बीच में संक्रिया कराई और जो संक्रिया कराने पर मान प्राप्त हुआ, अगर वो इस समुच्चय ए में है तो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, और अगर नहीं है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दिया कि साहब ए बराबर, मैंने अवयव लिया साहब यहां से 3, और ये 3 जो था ये ए के अंदर विद्यमान था, ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक अवयव लिया 5 और ये भी समुच्चय ए में विद्यमान है। अब मैंने क्या काम करा कि 3 और 5 के बीच में संक्रिया कराई। तो यहाँ पर संक्रिया क्या थी कि 3 तथा 5 का एलसीएम, 5 का एलसीएम, ये आ गया 3 तथा 5 का एलसीएम। अब 3 तथा 5 का एलसीएम है, तो ऐसी स्थिति में 3 और 5 का एलसीएम क्या है बेटा, 15। अच्छा ये बताओ, ये 15 जो है इस समुच्चय ए में विद्यमान है क्या? तो पता लगा कि भैया ये तो विद्यमान नहीं है समुच्चय ए में। तो इसका मतलब जो अपनी संक्रिया थी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये जो अपनी संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है बेटा, वेरी आसान। आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब अपने को छठे प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखो। छठे प्रश्न में दे रखा है ए संक्रिया बी, ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। मतलब इन्होंने कह दिया कि एन में ये एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या ये क्रम विनिमय है, क्या ये साहचर्य है, क्या एन इस द्विआधारी संक्रिया में कोई तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है। मतलब अपने को एचसीएफ में ये दे दिया कि ये द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि ये जो संक्रिया है ये क्रम विनिमय है क्या, साहचर्य है क्या, और इसका तत्समक अवयव विद्यमान है क्या, ये चीज बतानी है। ठीक है बेटा, तो आते हैं मैदान में। यहां पर सबसे पहले हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, ये दिया है कि साहब ए संक्रिया बी और ए तथा बी का एचसीएफ। भैया यहाँ पे एचसीएफ आ गया, ठीक है, एचसीएफ, और काय में है साहब ये एन में, है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दिए गए समूह में पूरी बार भाग चला जाए। एलसीएम में जिसमें दिए गए समूह का पूरी बार भाग चला जाए, इसमें है जिसका दिए गए समूह में पूरी बार भाग चला जाए। ये अंतर है साहब एचसीएफ और एलसीएफ। अब अपने को जांच करनी है क्या ये क्रम विनिमय है। तो नंबर 1 यहां पर आया पर नंबर 1 में क्या क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता,
ठीक है, क्रम विनिमयता में क्या काम करना है साहब, देखना आप ए और बी, मैंने दो अवयव लिए कहां से, एन से, एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। अब मैंने इनके बीच संक्रिया कराई, ए संक्रिया बी। अब ए संक्रिया बी क्या है, ए तथा बी का HCF। अब ए और बी का जो HCF होगा तो बी और सी का भी HCF वही होगा, सॉरी बी ए और बी का जो HCF होगा तो बी और ए का HCF भी वही होगा। तो यहां पर बी तथा ए का HCF या क्या, बी तथा ए का HCF। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए संक्रिया बी बराबर है बी संक्रिया ए के। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संक्रिया है ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है, द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है बेटा, ये क्रम विनिमयता सिद्ध कर दिया अपन ने। अब आते हैं अपन दूसरी चीज, साहचर्यता। साहचर्यता में क्या है साहब कि अपन ने तीन अवयव लिए ए बी सी और कहां से लिए, वो समुच्चय एन से। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ये ए संक्रिया, अब बी तथा सी का HCF। ठीक है, मान लो आप डी मान लो साहब, माना वो क्या है, डी। ठीक है, अब यहां पर ए तथा डी का HCF, तो यहां पर जो अवयव प्राप्त होगा उस अवयव का ए में भी भाग पूरी बार जाएगा, बी में भी भाग पूरी बार जाएगा और सी में भी भाग पूरी बार जाएगा। ठीक है, HCF निकाल अपन। अब अगर मान लो इसकी बात करें, ए संक्रिया बी और संक्रिया सी। ठीक है, तो यहां पर आए अपन ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए तथा बी का HCF ये हो गया, और संक्रिया सी। अब ए तथा मान लो यहां पर x है, ठीक है, x मान लिया, तो x तथा c का HCF। तो यहां पर जो अवयव प्राप्त होगा उसका अवयव ए में भाग पूरी बार जाएगा, अवयव बी में भाग पूरी बार जाएगा और अवयव सी में भी भाग पूरी बार जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये दोनों देखो, अब बात तो एक ही, ए का बी, ए में बी में सी में, तीनों में भाग पूरी बार जा रहा है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये दोनों क्या है, बराबर, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर है ए संक्रिया बी और संक्रिया सी बराबर है। इसका मतलब अपन क्या कह देंगे, संक्रिया द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है, द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। ये हो गया सब। ठीक है, अब तीसरी बात क्या कह रहा है इसमें, ये तीसरी बात ये कह रहा है कि साहब ये बताओ कि इसमें, हाँ भाई, तीसरी बात अपने से ये कह रहा है कि क्या इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है, इसकी जांच करवाना है। अब तत्समक अवयव विद्यमान है तो उसके लिए यहां लिख लेते हैं साहब। ठीक है, नंबर 3, तत्समक अवयव
तत्समक अवयव बेटा अभी बताया था अपन ने। तत्समक अवयव क्या होता है? जो क्रिया में भाग तो ले परंतु असर कुछ नहीं डाले। मान लिया, माना तत्समक अवयव ई है, माना तत्समक अवयव क्या है? ई। अब सा परिभाषा से ए संक्रिया ई बराबर ए तथा ए तथा ई का HCF क्या आ जाए बेटा? ए आ जाए। मतलब ए और ई का HCF निकाले हैं तो ए आ जाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिसका HCF निकाला जाए और ए आ जाए, क्योंकि जब दो संख्याएं आपस में नहीं मिलती हैं तो उनका HCF क्या आता है? एक। ठीक है, वो स्वयं कभी नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संक्रिया में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया बेटा। ये अपने पास में ये बता दिया कि साहब इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है बेटा। अपन ने ये प्रश्नावली 1.4 देखी। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तब तक के लिए धन्यवाद।